प्यारे छात्रों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, बहुत मज़ा आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर से कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छा तब होगा जब एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, और एरिया वेक्टर सरफेस से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम लोग सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। आइए, क्या है सरफेस? ये चार प्रकार का होता है। पहला प्लेन सरफेस। देखो प्लेन सरफेस क्या होता है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, तो अगर बोर्ड पे हम किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, कहीं भी ड्रॉ किए, जितना भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर वह सभी परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल हो जाए, अगर हम 1000 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस बोर्ड पे और वह सभी परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा? प्लेन सरफेस। जैसे मान लो हम ये बॉडी लिए, किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये सब परपेंडिकुलर, इसलिए नॉर्मल का नाम दिया हम लोग N1, यानी ये सब नॉर्मल आपस में क्या है? पैरेलल है। तो किसी भी बॉडी पे, किसी भी सरफेस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और सभी परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल होगा, तो ये प्लेन सरफेस कहलाएगा, है ना। क्या डिफिनीशन? इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस आर पैरेलल। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस। कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वो आपस में पैरेलल नहीं है, तो कर्व्ड सरफेस हो जाएगा। ठीक ओपन का उल्टा हो जाएगा। क्या मतलब? प्लेन का उल्टा हो जाएगा कर्व्ड सरफेस। ओके। ओपन सरफेस ऐसा बॉडी जिसका वॉल्यूम डिफिनिट ना हो, है ना। इफ इट हैज़ नॉट डिफिनिट वॉल्यूम, जैसे ए स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगल प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, रिंग या डिस्क, ये सब क्या है? ये सब ओपन सरफेस है। मतलब ऐसे समझो ना, ऐसा सरफेस जिसके अंदर जाने का जगह ना हो, कोई छेद ना हो, कोई सुराख ना हो, ओपन सरफेस होगा। मतलब उसका कोई वॉल्यूम होता ही नहीं है, इसका एरिया होता है। और जिसका वॉल्यूम होगा, जिसका डिफिनिट वॉल्यूम होगा, वो क्लोज सरफेस होगा। उसके अंदर जाने का जगह नहीं होगा, कहीं से कोई छेद नहीं होगा, कहीं से कोई सुराख नहीं होगा, उसको बोलेंगे क्लोज सरफेस, है ना। इफ इट हैज़ डिफिनिट वॉल्यूम, जैसे स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब क्लोज सरफेस है। अब यहाँ देखो ध्यान से, इट इज फॉर्म्ड, मतलब क्लोज सरफेस का निर्माण विद द हेल्प ऑफ प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस और बोथ। यानी क्लोज सरफेस का निर्माण या तो प्लेन से होगा या कर्व से होगा या दोनों के मिलने से होगा। क्लियर? तो ये था सरफेस के बारे में जानकारी। अब हम लोग एरिया वेक्टर जानेंगे, है ना। तो आइए एरिया वेक्टर के बारे में जानते हैं। जल्दी से नोट करो, है ना, जल्दी से नोट करो। इसको कर लिए नोट? चलो अब हम लोग एरिया वेक्टर जानेंगे। क्या है एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर, है ना। अब बचपन से एरिया सुने होंगे, है ना, बचपन से, कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड। सर्किल का एरिया या रिंग का एरिया क्या बोलते हो आप? पाई आर स्क्वायर। तो वहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करते थे, एरिया का वैल्यू का बात करते थे। ऐसा नहीं है कि एरिया स्केलर है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एरिया का सिर्फ वैल्यू यूज होता है, लेकिन वाकई में एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, है ना। ध्यान से मन में रखना, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। यूज़ नहीं होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इसलिए हम लोग जनरल यूज करते हैं, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप देखिएगा ध्यान से, हम लोग टाइम बर्बाद ना करते, इसको जल्दी से देखें, है ना। बेसिक चीज़ है, जल्दी से समझ ले ताकि मेन टॉपिक पे आए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। एरिया वेक्टर, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सरफेस। आप जान रहे हैं, है ना। रेक्टेंगल का एरिया जो है वही होगा, स्क्वायर का एरिया जो आप जानते हैं वही होगा, सर्किल का एरिया जो जानते हैं वही होगा। मैग्नीट्यूड तो आप जानते हैं, बस डायरेक्शन जानेंगे तो नाम पड़ जाएगा एरिया वेक्टर। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस और प्लेन सरफेस भी हम बोल सकते हैं, है ना। अभी हम क्लोज कर्व्ड सरफेस का बात करेंगे आगे, ओके। 3D सरफेस, 2D सरफेस का बात करेंगे, है ना। यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस या प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, तो इस सरफेस पे एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, या परपेंडिकुलर आउट या परपेंडिकुलर इन होगा। क्लियर? और डायरेक्शन निकालने का क्या नियम है? वेक्टर से, राइट हैंड रूल से, है ना। जैसे मान लो ये क्या है? ये मान लो रेक्टेंगल है,
तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो एरिया का डायरेक्शन निकालने के लिए, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो जो डायरेक्शन होता है वो दोनों साइड पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है? जैसे ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ से ब्रेथ की ओर जाएंगे, लेंथ से ब्रेथ की ओर जाएंगे, हमारा अंगूठा क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो दो साइड पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यही तो क्रॉस प्रोडक्ट का नियम है कि जो डायरेक्शन होगा हमेशा दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, दोनों वेक्टर पे। क्लियर? तो आप ध्यान से देखिए, डायग्राम में हम डायग्राम बना चुके हैं, है ना, कि मान लो ये ABCD एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। A से B जो साइड है वो लेंथ को डिनोट कर रहा है, अब B से C ब्रेथ को। तो एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन अगर हम एरिया वेक्टर बोलेंगे तो वेक्टर के में क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन को शो करेगा, है ना, ये डायरेक्शन को शो करेगा। L क्रॉस B ये Z डायरेक्शन को शो करता है, और Z के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, K कैप, है ना। X के लॉन्ग यूनिट वेक्टर I कैप, Y के लॉन्ग यूनिट वेक्टर J कैप, Z के लॉन्ग K कैप। अगर कोई बॉडी X के लॉन्ग मूव करता है तो हम यूनिट वेक्टर के रूप में I यूज करते हैं, है ना। अब ध्यान से देखो, चूंकि ये ओपन सरफेस है, ये 2D सरफेसेस है, तो 2D सरफेस में हम डायरेक्शन बाहर भी ले सकते हैं और अंदर भी ले सकते हैं। ये आर्बिट्रेरली है, मनचाहा है, सिचुएशन के अनुसार। मेरा मन होगा तो हम एक प्रॉब्लम में, एक क्वेश्चन में बाहर लेके चलेंगे, मेरा मन होगा एक क्वेश्चन में हम अंदर लेके चलेंगे। ये आपके ऊपर है कि कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी प्रॉब्लम में हम डायरेक्शन क्या लेते हैं, ओपन सरफेस के लिए। ओपन सरफेस मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ भी, रिंग ले लो, डिस्क ले लो, बताया ना, रिंग ले लो, डिस्क ले लो, रिंग डिस्क ले लो, रेक्टेंगुलर प्लेट ले लो, स्क्वायर प्लेट ले लो, ट्रायंगुलर प्लेट ले लो, कुछ भी ले लो, ये सब ओपन सरफेस है जिसका एरिया होता है ना, ये सब ओपन सरफेस है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि किसी भी बॉडी का, जैसे स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट का मुझे एरिया वेक्टर चाहिए, तो हम दो साइड का क्या ले लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। दो साइड कोई भी ले लीजिए, है ना, ये ले लीजिए AB और एक ले लीजिए BC, या AB ले लीजिए और AD ले लीजिए। वो साइड लगातार होना चाहिए, है ना, एडजेसेंट साइड, पढ़े होंगे बचपन में। AD क्रॉस AB ले लीजिए, AB क्रॉस AD ले लीजिए, कोई भी दो साइड ले लीजिए, किसमें, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लेट में। तो ले लीजिए AB क्रॉस AD। AB का मतलब मैग्नीट्यूड L है और डायरेक्शन X के लॉन्ग है, तो LI कैप। AD का मतलब मैग्नीट्यूड B, ब्रेथ B, और डायरेक्शन Y के लॉन्ग है तो J कैप, इसलिए मैग्नीट्यूड B और डायरेक्शन J कैप। L और B LB। I क्रॉस J क्या होता है, K कैप। I क्रॉस J क्या होता है वेक्टर के हेल्प से, K कैप। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं नोट में, फॉर ओपन और 2D सरफेसेस। देखो ये सब कोई बहुत ज़रूरी का बात नहीं है, बस फ्लक्स अच्छे से जानना है, तो ये सब हम लोग बेसिक में जान रहे हैं, है ना। फॉर ओपन 2D सरफेसेस बी कंसीडर वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन। यानी ओपन सरफेस के लिए, 2D सरफेस के लिए जब भी आप डायरेक्शन लीजिए तो कोई एक ले लीजिए, चाहे परपेंडिकुलर आउटवर्ड ले लीजिए या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ले लीजिए, है ना। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए एक नियम और है, जैसे मान लो ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, मान लो ये बोर्ड ले लो, ये बोर्ड का लेंथ है, ये बोर्ड का ब्रेथ है। क्लियर? तो स्क्रू रूल से भी डायरेक्शन निकालते हैं कि भैया लेंथ से ब्रेथ की ओर मोड़िए, लेंथ से ब्रेथ की ओर मोड़िए। तो आपका मार्कर जो है या स्क्रू किधर मुड़ रहा है, लेंथ से ब्रेथ, एंटी क्लॉक आ रहा है, तो एंटी क्लॉक मुड़ेगा, मतलब एंटी क्लॉक का मतलब क्या होता है, बाहर। तो बाहर माने परपेंडिकुलर आउटवर्ड या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, सॉरी बाहर या अंदर, समझे। मान लो ब्रेथ से लेंथ की ओर आएंगे, तो ब्रेथ से लेंथ की ओर आएंगे तो क्या होगा, मार्कर किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब अंदर। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या तो हम बाहर लेंगे या तो अंदर लेंगे, ये आर्बिट्रेरली है, क्वेश्चन में हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। चलो अब इस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए। मान लो ये एरिया है, रिंग हो या डिस्क हो, है ना। तो ये रिंग हो या डिस्क हो, तो एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, बताओ। परपेंडिकुलर ये होगा तो y के लॉन्ग, तो डायरेक्शन के लिए J कैप लिखेंगे।
या एरिया का मैग्नीट्यूड पाई आर स्क्वायर, और क्या होगा नीचे की ओर तो माइनस जे कैप। इसका इस एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, या तो अपवार्ड या तो डाउनवार्ड। अपवार्ड होगा तो जे कैप और डाउनवार्ड होगा तो माइनस जे कैप। मतलब हम दोनों ले सकते हैं, दोनों सही है। क्लियर। मतलब कैसा भी ओपन सरफेस हो, चाहे रिंग हो या डिस्क हो, कोई भी रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर प्लेट हो, आप दोनों डायरेक्शन ले सकते हैं। इस नोट को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा अलग टाइप का। मान लो ये डायग्राम है, एक स्क्वायर प्लेट को 3D में रखा गया है, 3 डायमेंशनल डायग्राम है। स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर है। मुझे चाहिए फाइंड एरिया वेक्टर, है ना, मतलब इस क्वेश्चन का एरिया वेक्टर चाहिए। तो क्या करते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसे तो और भी तरीका है, लॉजिकल आंसर भी दे सकते हैं कि भैया ये एरिया है, तो स्क्वायर का साइड है 10 मीटर, तो एरिया हो जाएगा 100। तो स्क्वायर का जो एरिया है वो 37 डिग्री बना रहा है किसके साथ, एक्स के साथ, तो उसका कंपोनेंट तोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये मेथड कभी कभी सही नहीं होता है, गलत आंसर आ जाता है। मतलब लॉजिकल है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स से बनाएंगे तो हमेशा सही आएगा कि भैया स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लेट है तो कोई दो साइड ले लेंगे और दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम ले लिए ए बी और ए डी। अब ए बी का वैल्यू मुझे निकालना है तो बी का कोऑर्डिनेट चाहिए, और ए डी का वैल्यू निकालना है तो मुझे डी का कोऑर्डिनेट चाहिए। ए तो ओरिजिन पे है, ए का कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो, x 0, y 10 और z 0 हो जाएगा, है ना, ये y के लॉन्ग है, तो डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 10 0। समझ रहे हो ना, y के लॉन्ग है तो साइड होता है स्क्वायर का 10, दिया हुआ है तो 10 ले लिए। अब इसको ध्यान से देखो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो पूरा 10 है, तो 10 37 डिग्री बनाया, तो इधर आएगा 10 cos 37, 10 cos 37 मतलब कितना हुआ 8, cos 37 4/5, तो x के लॉन्ग हो जाएगा 8, और इधर क्या आ जाएगा साइन 10 sin 37, 10 sin 37, sin 37 3/5 तो 6, और y क्या हो जाएगा 0। नहीं आया, बताओ b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये किधर है, एक्स जेड प्लेन में है ना, ये वाला साइड स्क्वायर का एक्स जेड प्लेन में है, तो एक्स जेड प्लेन में है, इसका क्या मतलब है, एक्स के लॉन्ग इसका कितना है कोऑर्डिनेट 8, कैसे, तो ये साइड है 10, 10 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, 10 का ये कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 37, ये कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 37। ये तो एक्स जेड प्लेन में, तो y तो 0 होगा, इसलिए x कितना आ गया 8, y 0 और z हो गया 6। तो ए बी के जगह क्या हो जाएगा 8i + 6k, 8 किधर रिप्रेजेंट करता है x के लॉन्ग, तो 8i कैप, और j यहाँ तो y नहीं है, सिर्फ क्या है z है, तो z के लिए क्या लिखेंगे 6k, y रहता तो y भी लिखते। मतलब ए बी जो साइड है उसका ये होगा वैल्यू 8i कैप + 6k कैप, और जो ए डी वैल्यू है वो तो y के लॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 10 और डायरेक्शन j कैप। ए बी साइड का वैल्यू है इतना और ए डी साइड का वैल्यू इतना, ये दोनों का क्रॉस निकाल दो, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 80, i क्रॉस ये क्या हो जाएगा k, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 60, और k क्रॉस ये क्या होता है -i। मालूम है ना डायरेक्शन निकालना, पिछले लेक्चर में भी जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ाए थे तो वेक्टर को बहुत डिटेल से बताए थे। क्लियर, तो ये आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन आएगा तब बना सकते हैं। चलिए, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं। केस 2 फॉर क्लोज्ड और 3D सरफेसेस। इसमें क्या करना, चाहे वो स्फीयर हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, हमेशा एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन मान लोगे, वो परपेंडिकुलर होगा आउटवार्ड, है ना, किसी पॉइंट से आउटवार्ड, है ना। जैसे ये स्फीयर है, परपेंडिकुलर आउटवार्ड, परपेंडिकुलर आउटवार्ड, परपेंडिकुलर आउटवार्ड, परपेंडिकुलर आउटवार्ड, परपेंडिकुलर आउटवार्ड। क्लियर। क्यूब में भी 6 फेस होता है, 6 फेस, तो हर फेस पे परपेंडिकुलर आउटवार्ड लेंगे। सिलेंडर है तो देखो यहाँ से इस फेस के लिए परपेंडिकुलर आउटवार्ड, सिलेंडर में 3 फेस होता है, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, तो फेस से, पॉइंट से, सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर आउटवार्ड डायरेक्शन लेंगे। मतलब 3D हो या क्लोज सरफेस हो, फॉर क्लोज्ड या 3D सरफेसेस बी कंसीडर परपेंडिकुलर आउटवार्ड डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन।
मतलब 3D या क्लोज सरफेस के लिए आप एक डायरेक्शन कंसीडर करोगे, वो होगा हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। आउटवर्ड नॉर्मल बोलो, परपेंडिकुलर आउटवर्ड बोलो। क्लियर? ये सब क्वेश्चन में काम आएगा। क्लियर? तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि सरफेस 4 प्रकार का होता है, प्लेन, कर्व्ड, क्लोज्ड, ओपन। डिफिनीशन पढ़ लिए। एरिया वेक्टर के बारे में जाने। एरिया वेक्टर में 2 केस लिए, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस का दूसरा नाम 2D सरफेसेस। तो ध्यान क्या रखना, ओपन सरफेस में डायरेक्शन हम लोग परपेंडिकुलर आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों ले सकते हैं, सिचुएशन के अनुसार ले सकते हैं। ओके? और क्लोज सरफेस के लिए, 3D सरफेस के लिए हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन लेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। क्लियर है? चलो जल्दी से नोट करो। दिख रहा है पूरा अच्छे से? ओके? फ्लक्स है ना, फ्लक्स मतलब फ्लो, प्रवाह, बहना। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है ना, और मेरे हाथ में गन है, ठीक है, सनी देओल वाला बंदूक है। तो मान लो फ्लो है, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, बहुत सारा बुलेट निकला। तो बुलेट का जो फ्लो है वही फ्लो को तो हम फ्लक्स बोलते हैं। कोई चीज़ का जब फ्लो है, वो कोई चीज़ बह रहा है तो किसी एरिया से बहेगा। तो बुलेट किसी एरिया से पास होगा, किसी सरफेस से पास होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? बुलेट फ्लक्स। बुलेट एरिया से पास हुआ, बुलेट फ्लक्स, है ना। पानी कहीं ना कहीं एरिया से पास होगा। अब नदी में पानी बह रहा है, हम आगे एक रिंग लगा दिए, तो अब जो पानी है वो रिंग से पास होगा। तो अगर पानी का वेलोसिटी v है तो उसको वेलोसिटी फ्लक्स बोलेंगे। कोई भी चीज का फ्लक्स हो जाएगा, है ना। इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ एरिया वेक्टर। यह भैया हम प्रूव भी करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्यों होता है। किसी भी वेक्टर के साथ एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना, एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वो फ्लक्स होगा। पानी का फ्लो है, पानी जिस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है किसी एरिया में, तो वो वेलोसिटी फ्लक्स हो जाएगा। बुलेट किसी एरिया में फ्लो हो रहा है, बुलेट फ्लक्स। मछली किसी एरिया में फ्लो हो रहा है, मछली फ्लक्स, है ना। मौसा जी कहीं फ्लो हो रहे हैं, मौसा फ्लक्स। बड़का मौसा कहीं फ्लो हो रहे हैं, बड़का मौसा फ्लक्स। पापा, बहुत सारे, ढेर सारे पापाज अगर फ्लो हो रहे हैं, पापाज फ्लक्स है ना। तो फ्लक्स जो है वो डिफाइन होता है किसी वेक्टर के साथ एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। दो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है या स्केलर क्वांटिटी। बहुत चालाक है फ्लक्स, है स्केलर लेकिन डिफाइन होता है वेक्टर के लिए। सोचो, आपसे भी चालाक। मनुआ लेक्चर देखे, मनुआ नहीं देखे, है ना। क्या दिक्कत है, ऑफलाइन थोड़ी है, सामने बैठे हुए ऑनलाइन। मेरा मन कोई देखने जा रहा है नहीं। चालाक मत बनो, ना तो तेल बेचने चले जाओगे। हमेशा पढ़ो, है ना। फ्लक्स इज ओनली डिफाइंड फॉर कॉन्टिन्यूअस वेक्टर फील्ड। पढ़ाए थे ना, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्टिन्यूअस होता है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस होता है। क्यों? फोर्स कॉन्टिन्यूअस होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कॉन्टिन्यूअस होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्टिन्यूअस होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब फ्लक्स, अभी हम फ्लक्स बात कर रहे हैं, इसमें जोड़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम लोग को पढ़ना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स इज ओनली डिफाइंड फॉर कॉन्टिन्यूअस वेक्टर फील्ड ओवर गिवन सरफेस एरिया, है ना। मतलब जो भी वेक्टर ले लो, यहाँ पे हम वेक्टर ले रहे हैं, मान लो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और एरिया का जो संबंध होगा वो वेलोसिटी फ्लक्स देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया को हम लोग संबंध में जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। हेयर सरफेसेस में भी प्लेन, कर्व्ड, ओपन और क्लोज, कोई भी सरफेस हो सकता है। पढ़ाए ना शुरू में, क्लियर। मतलब फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी के लिए, वेक्टर मतलब कॉन्टिन्यूअस, बीच में दरार नहीं होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। लगातार वेक्टर वाला के लिए वैलिड है, लेकिन खुद स्केलर क्वांटिटी है। आ रहे हैं डिटेल से, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम मटेरियल मास। कोई मतलब नहीं है जो बॉडी ले रहे हो वो भरा हुआ है या खाली है। जैसे रिंग और डिस्क, दोनों के लिए सेम आंसर देगा, है ना। रिंग का जो एरिया होगा वही डिस्क का एरिया होगा। एरिया सेम तो उसके लिए फ्लक्स भी सेम होगा, है ना। अब डिस्क भरा हुआ रहता है अंदर से, रिंग खाली रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर लेंथ और वॉल्यूम। फ्लक्स जब भी आए कहीं भी तो सोच लेना फ्लक्स मतलब फ्लो, फ्लो मतलब एरिया से फ्लो होगा। वॉल्यूम और लेंथ का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? चलो इसको जल्दी से नोट करो।
अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। अब आए हैं मेन टॉपिक पे, वो होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको नोट कर लिए, चलिए दीजिए टॉपिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो समझ लो, ओ सॉरी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स मतलब फ्लो। अब किसका फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होगा। और फील्ड का फ्लो जिस एरिया से होगा वो फ्लक्स बन जाएगा, है ना। तो लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फाई से लिखते हैं, है ना, फाई से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं फाई ई से भी लिखते हैं, हम लोग फाई लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए एक बात और, अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छा होगा तो आपका मैग्नेटिज्म बहुत अच्छा होगा। सिंपल सोचो, नया इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम टू सेम पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो वहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इसलिए यहाँ पे अच्छे से पढ़े, आगे बहुत मदद मिलने वाला है आपको। देखिए क्या है, इट इज द मेजर ऑफ, it is the measure of a number of electric lines of force, है ना, crossing perpendicular to given surface। it is the measure of, यह मेजरमेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट है ना, इसे हम गिन सकते हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। किसका मेजरमेंट है ये? किसका मापदंड है ये? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जो मेजरमेंट होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जो मापदंड होगा, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस, मतलब किसी सरफेस से यदि इलेक्ट्रिक ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर पास हो गया। कैसे पास हो गया? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या बताता है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी पॉइंट पे रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। तो अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पास हो रहा है, परपेंडिकुलर निकल रहा है, यही फ्लक्स होगा। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो सिंपल यह एक मेजरमेंट है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लीजिए। तो एग्जाम्पल में हम केस 1 करते हैं। तो मान लो ये कोई सरफेस है। अब जानते हो कि सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे कोई चार्ज है जो अपना लाइन्स ऑफ फोर्स छोड़ रहा है। जैसे गन से बुलेट निकलता है, उसी प्रकार चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट होता है ना। तो चलो लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है। अगर ये सरफेस किसी कंडक्टर का सरफेस है तो लाइन्स ऑफ फोर्स बीच में गैप करेगा, बताए थे ना, गैप हो जाएगा। तो मान लो ये कोई सरफेस एरिया से लाइन्स ऑफ फोर्स पास हुआ। कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से क्रॉस हो रहा है? 1 2 3 4। तो फ्लक्स की संख्या हो जाएगा 4, यानी जितना नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। और कैसे पास होना चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर चीरता हुआ निकलना चाहिए यहाँ से, यानी कि छूते हुए निकल रहा है। परपेंडिकुलर चीरता हुआ निकलेगा तब फ्लक्स बनेगा। तो मान लो इस सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर चीरता हुआ निकल रहा है। कितनी संख्या है? 4। तो 4 होगा। अब सोचो अगर हम फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, मतलब फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ा दें, फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा दें, तो बताए थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो लाइन्स ऑफ फोर्स और क्लोजर हो जाएंगे, उसका मतलब घनत्व बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, पास पास होगा। तो केस 2 में यही चीज़ को तो हम दिखा रहे हैं। तो एरिया को उतना ही रहने दो। अब यहाँ पे रिंग भी ले सकते थे, डिस्क भी ले सकते थे, और लाइन्स ऑफ फोर्स को हम क्लोज कर दिए, है ना। क्लोज क्लोज क्लोज। ये तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जैसे ही बढ़ेगा लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज हो जाएगा। लाइन्स ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो देखो फ्लक्स की संख्या अब कितना हो गया? पहले
इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, मतलब न बढ़ाए थे न घटाए थे, नॉर्मल था। तो 1 2 3 4 पास हुआ तो फ्लक्स की संख्या 4 हो गई। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है ना जी, 7 हो गई। मतलब फील्ड का मैग्नीट्यूड हम बढ़ाएं तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा पास हुआ तो फ्लक्स की संख्या बढ़ गई। मतलब फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है। इस बात को फील करो। केस 3 में हम क्या करते हैं, एरिया को बढ़ा देते हैं, एरिया को बढ़ा देते हैं। अब सोचो केस 3 में हम एरिया को बढ़ा देते हैं, दिख रहा है ना अच्छे से। अब सोचो एरिया बढ़ा दिए, जूम 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 जूम, यहाँ पे कुछ चार्ज है जो लाइन ऑफ फोर्स बुलेट की तरह छोड़ रहा है, जूम 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 निकलेगा, है ना, जूम 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 जूम। तो जितना एरिया बढ़ेगा लाइन ऑफ फोर्स ज़्यादा पास होगा। अब सोचो मेरे बॉडी से कोई मेरे हाइट का 2 गुना कोई आदमी मेरे बगल में है, वहाँ से बुलेट आ रहा है, किसके बॉडी से ज़्यादा बुलेट पास होगा? उसके बॉडी से ज़्यादा बुलेट पास होगा। और मान लो और लंबा चौड़ा फैला हुआ है तो और ज़्यादा पास होगा। यानी एरिया जितना बढ़ेगा उतना लाइन से फोर्स पास होगा। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7, तो एक और पास करवा दो। एरिया बढ़ने से तो बढ़ेगा ना, लो बढ़ गया। तो यहाँ पे फ्लक्स की संख्या कितना हो गया? 8, ठीक है। गैप क्यों दिखाए हैं? कंडक्टर है ना, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गैप कर जाता है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन ले लिए कि जितना लाइन ऑफ फोर्स पास होगा वही फ्लक्स है। यहाँ क्या दिखा दिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डेंसिटी को बढ़ा दिए, यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज कब हो, जितना क्लोज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा पास करेगा, क्योंकि लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, क्लोज होगा तो ज़्यादा पास होगा। और एरिया बढ़ाएं तो भी लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा पास हुआ। क्लियर है? सोचो ना, हम हाइट में बढ़ गए तो और ज़्यादा पास होगा, है ना। मान लो वहाँ पे कोई गन से बुलेट छोड़ रहा है, 10 बुलेट मेरे से पास हो रहा है, अब मेरा हाइट बढ़ गया तो 20 पास हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ से देख सकते हो, और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ से देख सकते हो। एक चीज़ पे और डिपेंड करता है, वो क्या है? एंगल। वो क्या है? एंगल। अब ध्यान से देखो, मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। अब आगे का सुनो, 2 चीज़, एंगल है ना। मान लो ये सरफेस है, बोर्ड को एक सरफेस ले लो, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। मतलब इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम इधर ले लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है। अब सोच लो, ये बोर्ड को ऐसे ही छोड़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर कर दो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से पास होगा तो इसको तो छूते हुए निकल जाएगा। एंगल चेंज हुआ ना। पहले इस बोर्ड का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में था, तो कुछ ना कुछ तो फ्लक्स था। देखना मैक्सिमम होगा, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा, ऐसा रिलेशन आएगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो हम क्या किए? बोर्ड को ऐसे ही छोड़ दिए, मतलब एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को कांस्टेंट रहने दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे कर दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे छूते हुए निकल जाएगा। गाना सुने हो ना, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं जाम है ये। तो ये छूते हुए निकल जाएगा, जाम समझते हुए, है ना, छूते हुए निकल जाएगा ये। तो कुछ फ्लक्स होगा नहीं, मतलब समझ रहे हो ना। जब एरिया वेक्टर इधर था बोर्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, तो फ्लक्स मैक्सिमम था। अरे यार, एरिया वेक्टर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो निकल रहा है, यानी चार्ज इसके पीछे रखा हुआ है जहां से लाइन से फोर्स निकल रहा है। अब हम एरिया वेक्टर को ऐसे रहने दिया, चार्ज को यहाँ रख दिए, तो लाइन से फोर्स ऐसे पास हो रहा है, तो छू के निकल रहा है, कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि इसे तो पास हुआ ही नहीं। तो एंगल जब हम चेंज किए तो फ्लक्स चेंज हुआ। कौन एंगल होगा? साइन थीटा की कॉस थीटा? सिंपल सोचो ना यार, जब एंगल 0 था तो फ्लक्स था, एंगल 90 हो गया, एरिया वेक्टर के जब हम फील्ड परपेंडिकुलर किए, एरिया वेक्टर के जब लाइन से फोर्स परपेंडिकुलर गया तो फ्लक्स हुआ ही नहीं। तो बताओ
0 से 90 की ओर कौन वेरी करता है? कॉस थीटा ना। 0 पे मैक्सिमम और 90 पे मिनिमम। इसका मतलब हो गया कि फ्लक्स जो है, आप यहाँ देख सकते हो, ये पूरा नोट कर लियो ना, मिटा दें। फ्लक्स जो है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। कितने फैक्टर पे? 3 फैक्टर पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया के मैग्नीट्यूड के, एरिया बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, और दोनों के बीच का जो एंगल होगा, एंगल कॉस थीटा, अपने मन से नहीं। जब फील्ड और एरिया ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो 0 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री पे हो जाएगा तो फ्लक्स होगा ही नहीं। तो 0 से 90 की ओर कौन वैली करता है? कॉस थीटा, क्योंकि 0 पे मैक्सिमम होता है, 90 पे 0 होता है। अब सोचो, इसको हम कंबाइंड करेंगे तीनों को तो क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई और ए डॉट प्रोडक्ट, यानी फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। यानी अगर आपको फ्लक्स बढ़ाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ और थीटा बढ़ाओ। थीटा क्या होगा? थीटा होगा एंगल बिटवीन, यानी एंगल जो होगा, जो थीटा होगा वो क्या होगा? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। क्लियर? इसको भी नोट करो, इसके नीचे केस 3 के नीचे। अब एंगल को थोड़ा और क्लियर करते हैं, ठीक है? चलो नोट करो इसको। बात आई समझ में कि एंगल पे कैसे डिपेंड करता है? सिंपल, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा तो फ्लक्स होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे होगा तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। बात आया समझ में? चलो इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लो हम सरफेस कुछ ऐसा लिए, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो करता है? सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कुछ ऐसा लिए जो एरिया के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो बताओ, एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर है, सही है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्या इस सरफेस से परपेंडिकुलर पास हो रहा है? नहीं, तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। लेकिन अगर इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो फ्लक्स होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे है, और जब कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पे होगा तो उसका 2 वैल्यू होगा, एक थीटा के लॉन्ग, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, एक हो जाएगा थीटा के परपेंडिकुलर ई साइन थीटा। अब बताओ कौन इलेक्ट्रिक फील्ड? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 वैल्यू हो गया ना, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन कंपोनेंट इस पर 90 डिग्री है? ये ई कॉस थीटा। ये देखो ये कैसे है, ये तो एकदम छूते हुए निकल जा रहा है। ये तो छूते हुए निकल जा रहा है। 90 डिग्री पे ये ना है, तो फ्लक्स कौन बनाएगा? ये बनाएगा। फ्लक्स ये क्रिएट करेगा, ये क्रिएट नहीं करेगा। तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, है ना? ई कॉस थीटा ए या ई ए कॉस थीटा। अब बताओ, जब कॉस थीटा लगा हो तो इसको वेक्टर में चेंज करेंगे तो डॉट आएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। बिल्कुल बोल सकते हैं। और भी एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये रिंग ले लो, तो एरिया वेक्टर तो ऐसे ही होगा, परपेंडिकुलर। बताओ क्या फ्लक्स होगा? नहीं, कंपोनेंट तोड़ेंगे तब होगा। इसी का 2 वैल्यू, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, ई क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। तो जो कंपोनेंट इस बॉडी पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू इस बॉडी को छेदते हुए 90 डिग्री चीरते हुए, परपेंडिकुलर चीरते हुए निकल जाएगा, फाड़ते हुए। कहते ना फाड़ देंगे तुमको, तो फाड़ते हुए कौन निकल रहा है? ई साइन थीटा की कॉस थीटा। ये तो एकदम छूते हुए निकल रहा है। ना 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 ना, हमसे नहीं होगा भाई, एकदम फाड़ के निकल रहा है। तो फ्लक्स कौन बनाएगा? यही दोनों बनाएगा, है ना? यही बनाएगा कहीं भी। तो फ्लक्स बनाने के लिए एरिया तो परपेंडिकुलर होना ही चाहिए, एरिया तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब ना ई ए कॉस थीटा
जहाँ भी कॉस होगा वो कहाँ बदल जाएगा, डॉट में बदल जाएगा। क्लियर? मतलब एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी हम बोल सकते हैं कि एरिया और फील्ड का वैल्यू सेम डायरेक्शन में है। ध्यान से देखो, जिधर एरिया उधर ही फील्ड का वैल्यू, जिधर एरिया उधर ही फील्ड का वैल्यू। यानी फ्लक्स होने के लिए या तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर? या दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। कौन कौन? बॉडी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया वेक्टर को और इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्लियर? या बॉडी पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी कंपोनेंट होगा, जो भी वैल्यू होगा, वो सेम डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एरिया वेक्टर होना चाहिए, तब जाके फ्लक्स बनेगा। क्लियर है ये सब? ओके, चलो अगर ये सब क्लियर है तो आइए हम लोग कुछ बात करते हैं कि मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होगा। इतना वो तो हम लोग थ्योरेटिकल डिफिनीशन दिए थे, लॉजिकल डिफिनीशन दिए थे समझने के लिए। मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होगा? मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होगा? तो टॉपिक दीजिए, मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एलिमेंट्री मतलब स्मॉल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एलिमेंट्री एरिया, जिसको हम लोग ds वेक्टर से लिख सकते हैं। da भी लिखते हैं, एरिया को s से भी लिखते हैं और a से भी लिखते हैं, और स्मॉल के लिए ds लेंगे, da लेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एलिमेंटल या स्मॉल एरिया ds इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, है ना, एज E डॉट ds। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एलिमेंट्री एरिया ds इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एज E डॉट ds। मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उस इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, है ना। इसी को हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं, एंड एरिया वेक्टर। ओके, यानी ये किसका डॉट प्रोडक्ट है? किसका डॉट प्रोडक्ट है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। ये हो गया इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन। ठीक है, फाइनली हम लिख सकते हैं फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। ओके, अगर एरिया वेक्टर स्मॉल है तो स्मॉल da लेंगे या ds लेंगे। ओके, चलो इसको हम डायग्राम से समझाते हैं। नोट हो गया? चलो, तो रे बाबू, रे नूनू, रे सुगवा, रे मनमुनिया, ललमुनिया, पढ़ाई करो अच्छे से, हम तो आपके लिए हाजिर हैं। चलो डायग्राम समझते हैं। मान लो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक समान होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई बॉडी हम रखें और उसका एक छोटा सा एरिया लिए, है ना, बॉडी है तो ये छोटे छोटे एरिया से बना, छोटे छोटे एरिया से बना, तो इसका डायरेक्शन मान लो कुछ ऐसा लिए, ds वेक्टर। ओके, और ये फील्ड के साथ मान लो थीटा एंगल बनाया। तो अगर हम पूरा बॉडी का लेते हैं तो पूरे बॉडी का एरिया, पूरे बॉडी के थ्रू फ्लक्स होगा, और छोटा सा एरिया लेंगे तो छोटे से एरिया का फ्लक्स होगा, है ना। तो अगर पूरे बॉडी का फ्लक्स लेते तो फाई से, छोटे से एरिया का फ्लक्स ले रहे हैं तो डी फाई लिखेंगे। डी फाई क्या हो जाएगा? E डॉट ds, डॉट मने कॉस थीटा, है ना। तो इस डी फाई को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री फ्लक्स।
फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब इसको नोट से समझते हैं। नोट नंबर 1, फॉर स्मॉल एरिया, या एलिमेंट्री भी बोल सकते हैं या इनफाइनिटेसिमल भी बोल सकते हैं जब बहुत छोटा लेंगे, फॉर स्मॉल एरिया या स्मॉल सरफेस या एलिमेंटल सरफेस। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा डी फाई ई डॉट डी एस डॉट मने कॉस थीटा। नोट नंबर 2 क्या हो जाएगा, फॉर फाइनाइट सरफेस या बड़ा सरफेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लार्ज सरफेस। फाइनाइट मतलब सीमित, जिसका एरिया सीमित होगा। फॉर लार्ज सरफेस, जब भी लार्ज चीज़ों को सॉल्व करना है ना, तो हम लोग इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा डी फाई बराबर ई डॉट डी एस, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, है ना, तब ना लार्ज बॉडी को कैलकुलेट होगा। मान लो ये बॉडी है, इसमें इन्फानाइट छोटे छोटे एरिया है, अब सबको जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, है ना। स्मॉल इन्फानाइट चीज़ को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, और इधर डॉट मने कॉस थीटा। और जब कॉस थीटा आएगा तो वेक्टर हट जाएगा, डॉट के बदले कॉस आएगा तो वेक्टर हट जाएगा। तो ये फ्लक्स हो जाएगा फाइनाइट सरफेस के लिए या लार्ज सरफेस के लिए। जल्दी से नोट करो, क्लियर। अरे एलिमेंटल होगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फाइनाइट सरफेस करेंगे, लार्ज करेंगे, है ना, पूरे बॉडी का चाहिए तो इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, लिमिट क्वेश्चन से पता चल जाएगा। जल्दी से नोट करो, ये नोट नंबर 2 हो गया। ओके, चलिए अगला नोट करते हैं प्लेन सरफेस के लिए, फिर अगला करेंगे क्लोज सरफेस के लिए। बात आ रही है समझ में, है ना, कि फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। ओके, एरिया पूरा होगा तो एरिया का पूरा वैल्यू लेंगे, छोटा होगा तो छोटा वैल्यू लेंगे। ठीक है, चलो लिखिए नोट नंबर 3, फॉर प्लेन सरफेस, है ना। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसमें हम कोई प्लेन सरफेस प्लेस किए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हो। और मान लो हम जानते हैं ना कि प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमेशा पैरेलल होता है, यानी प्लेन सरफेस या कोई भी सरफेस का एरिया वेक्टर उस पर परपेंडिकुलर होता है। तो मान लो हम कुछ ऐसा लेते हैं इसका, है ना, कि ये फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया, यहाँ का डीएस वेक्टर, यहाँ का डीएस वेक्टर फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया, फिर यहाँ का डीएस वेक्टर फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया। ठीक है, हर पॉइंट पे हम हर पॉइंट का पूरे बॉडी का एरिया ए या पूरे बॉडी का एरिया एस, तो हर पॉइंट का एरिया डीएस, तो डीएस को हम लोग एक डायरेक्शन में लिए। नहीं आया समझ में, ध्यान से देखो। मान लो ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर हमेशा सेम डायरेक्शन में होगा, हमेशा सेम डायरेक्शन में होगा, क्लियर। तो ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो उस पॉइंट का एरिया क्या होगा, एलिमेंटल एरिया होगा, एलिमेंटल एरिया होगा। आइए ना, एलिमेंटल जुटते हुए पूरे बॉडी का एरिया हो जाता है। यानी बोल सकते हैं इंटीग्रेशन डीएस वेक्टर बराबर ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि जितना भी एरिया वेक्टर यहाँ पे है, एलिमेंटल एरिया वेक्टर सब तो सेम डायरेक्शन में है, तो इंटीग्रेशन में तो जुट ही जाएगा। तो पूरा है ना, डीएस 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 इन्फिनिट डीएस, और सब डीएस को जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, क्लियर। सब डीएस को जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, क्लियर। ये डायरेक्शन को शो करता है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा और डायरेक्शन भी वही रहेगा, एक का जो है वही सब का है, क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में है। यानी प्लेन सरफेस के लिए हम इंटीग्रेशन डीएस बराबर, देखो ध्यान से, यहाँ पे डीएस नहीं है, मैथमेटिक्स वाले लोग डीएस बराबर ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे डीएस के साथ वेक्टर है,
तो ds वेक्टर का डायरेक्शन s नहीं होगा, ds वेक्टर का वैल्यू s नहीं होगा, s वेक्टर होगा। अब s एरिया को s से लिखो चाहे a से लिखो, बतवा बराबर है। ये ऐसा तब हुआ जब सब सेम डायरेक्शन में है, यानी एक सरफेस में जितना भी एलिमेंटल है, जैसे मान लो दीवार प्लेन सरफेस है और वो दीवार बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से बना है, तो हर वहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हर परपेंडिकुलर सेम डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन सेम है इसलिए ऐसा हुआ। क्लियर? ओके, चले नोट नंबर पहले इसको पूरा कर लें। क्लियर है? ये सब समझ में आया कि प्लेन सरफेस जितने भी पॉइंट से बना, जितने भी एलिमेंटल पॉइंट से बना, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर सेम डायरेक्शन में होगा। तो सबको जोड़ेंगे तो पूरे बॉडी का एरिया वेक्टर निकल जाएगा और डायरेक्शन सेम रहेगा सबका, क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में। चलिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटा छोटा का बात करते हैं, फिर पूरे बॉडी का ले लेंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा पॉइंट इसमें इन्फिनाइट है। पूरे बॉडी का एरिया S, तो छोटे छोटे पॉइंट का एरिया ds। पूरे बॉडी का एरिया A, तो छोटे छोटे पॉइंट का एरिया है ना, मतलब समझ रहे हो ना। एरिया को A और S दोनों से लिखते हैं, इसलिए हम दोनों बोल देते हैं। d क्या होता है, E डॉट ds, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो d का इंटीग्रेशन फाई डॉट माने कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन किसका होगा, ई ds कॉस थीटा में से, सिर्फ ds का। ई कॉस थीटा तो फिक्स है ना। अब डायग्राम ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो थीटा ये भी तो फिक्स है, ये भी तो बदल नहीं रहा है ना, क्योंकि जितना भी एरिया वेक्टर है, जितना भी छोटे छोटे एरिया वेक्टर है, सब सेम डायरेक्शन में। क्यों सेम डायरेक्शन में? प्लेन सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे सभी एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, शुरू में बताए थे। तो थीटा और फील्ड फिक्स है, तो ई और कॉस थीटा को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचा, ds। समझ में आ रहा है ना क्यों बाहर आया, ये बदलने वाला नहीं है, क्वेश्चन ने बाहर ले लिए। ई कॉस थीटा, ds का इंटीग्रेशन s, तो फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, है ना। डॉट का मतलब कॉस थीटा था, कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, डॉट। हो गया है। ये किसके लिए, ओनली फॉर प्लेन सरफेस। ये फार्मूला किसके लिए वैलिड होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे एक स्टार कर देते हैं। जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, फॉर फ्लक्स, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है। फॉर फ्लक्स जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन ई डॉट ds। अभी दोनों का डायरेक्शन देख लेना है, डॉट माने कॉस थीटा। अब दोनों के डायरेक्शन मतलब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो थीटा 0 ले लेंगे, दोनों 90 डिग्री पे तो 90 ले लेंगे। ठीक है, चलो हो गया। ओके, तार फंस गया है ना। चलो अब नोट नंबर 4 करते हैं। लिखो फॉर क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज सरफेस लिखे। आ रहा है मजा, समझ में आ रहा है सब बात। चलो फॉर क्लोज सरफेस चले, तो नोट नंबर 4, फॉर क्लोज्ड सरफेस। चले ध्यान से देखो, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई भी क्लोज सरफेस रख दे, स्फीयर, सिलेंडर, कुछ भी रख दे। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब हम एक एलिमेंटल एरिया लेते हैं छोटा सा, और जानते हो ना क्लोज सरफेस का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। कहीं भी ले लो, ये पूरा क्लोज सरफेस छोटे छोटे एरिया से बना है। जैसे फुटबॉल छोटे छोटे पॉइंट से बना, छोटे छोटे बॉडी से बना, तब जाके एक फुटबॉल का बना। फुटबॉल एक स्फीयर है मान लो। क्लियर? तो इस ds का जो डायरेक्शन होगा वो होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड क्लोज सरफेस है, बताए थे शुरू में। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंटल फ्लक्स, एरिया एलिमेंटर तो फ्लक्स एलिमेंटर, एरिया छोटा तो फ्लक्स छोटा, d फाई क्या हो जाएगा, ई डॉट ds। और यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन में क्लोज लगा देंगे। इससे घबराना मत, अरे इंटीग्रेशन कर रहे थे, क्लोज बॉडी है तो यहाँ क्लोज लगा देंगे, इसको बोलेंगे क्लोज इंटीग्रल, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व वैसे ही होगा जैसे इंटीग्रेशन होता है, बस क्लोज बॉडी के लिए यहाँ क्लोज लगा देंगे। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds, डॉट माने कॉस थीटा।
देख लेंगे ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा 0 हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो थीटा 180 हो जाएगा, 90 डिग्री पे होगा तो 90 हो जाएगा। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है? क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। ठीक है, चलो एक जरूरी बात बताते हैं। मान लो ये क्लोज सरफेस है, तो किसी भी पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। क्लियर? हम बोलेंगे बताओ ds का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा? ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर में स्फीयर का एरिया 4 पाई स्क्वायर और डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो क्या होगा, सो ध्यान से देखो, ये मान लो सेंटर है, तो मान लो कर्व सरफेस में परपेंडिकुलर कौन होता है? रेडियस। तो इस पॉइंट से अगर यहाँ का एरिया वेक्टर ऐसे है तो यहाँ का एरिया वेक्टर इसके अपोजिट होगा। अगर एरिया वेक्टर यहाँ लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड तो यहाँ भी हो जाएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब ये एरिया वेक्टर इसको काट देगा, ये एरिया वेक्टर इसको काट देगा और ये इसको काट देगा, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर हो जाएगा। यानी इस क्लोज बॉडी पे जो स्फीयर लिए हैं, हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड बताए थे ना 3D बॉडी में। तो यहाँ का परपेंडिकुलर आउटवर्ड इसको काट देगा, यहाँ का इसको काट देगा, यहाँ का इसको काट देगा, तो पूरे बॉडी का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर होगा। हाँ, अगर ऐसा पूछता ds क्या होगा, मतलब पूरे बॉडी का सिर्फ एरिया पूछता, उसका मैग्नीट्यूड पूछता, तब हम a लिख सकते थे या s लिख सकते थे। एरिया को a और s दोनों से लिखते हैं, तब वैल्यू हो जाता 4 पाई r स्क्वायर। अगर वेक्टर नहीं रहता तब, यानी एरिया वेक्टर 0 हो जाएगा और एरिया हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इस स्फीयर का। क्लियर? चलो इसको भी नोट कर लो, और जब भी एक्स्ट्रा बात बताया तो इसको बिग ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, चलो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत सारा पॉइंट करते हैं, ये सब तो जरूरी बातें हो गई न्यूमेरिकल के लिए। चलो लिखो पॉइंट। पहला क्या हो जाएगा? ये स्केलर क्वांटिटी है। पहला क्या हो जाएगा? ये स्केलर क्वांटिटी है। पॉइंट किसके लिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? दूसरा, इट्स SI यूनिट, इसका SI यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर। कहोगे कैसे? तो ध्यान से देखो, फ्लक्स क्या होता है? EA cos थीटा, फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम पर आए थे ना, एरिया का मीटर स्क्वायर और cos थीटा का यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या इसी को लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब वोल्ट मीटर कैसे होता है? तो बताए थे ना, न्यूटन पर कूलम को क्या बोलते हैं? न्यूटन पर कूलम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट पर आए थे, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो इसको लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। 2 में से 1 गया। वोल्ट पर आने वाले हैं, अब तो अगला चैप्टर पोटेंशियल ही तो है। चलो इसको नोट करो। तीसरा क्या हो जाएगा? मतलब ये चीज़ वोल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, बस एक्स्ट्रा जानकारी है। इट्स डायमेंशनल फार्मूला, इट्स डायमेंशनल फार्मूला, इसका बउआ यूनिट स्केलर है कि नहीं, डायमेंशन, ये 3 पॉइंट जो होता है जो हम हर टॉपिक में लिखवाते हैं, ये बोर्ड के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज ml3t-3i-1। अब ब्रैकेट में हम प्रूफ भी कर देते हैं। चलो प्रूफ देखो, फ्लक्स क्या होता है? EA cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो नहीं मालूम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ दो फोर्स बाई चार्ज में, फोर्स बाई चार्ज में ए cos थीटा का ना यूनिट होगा ना डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन mlt-2, एरिया का L स्क्वायर, फोर्स का डायमेंशन mlt-2, एरिया का L स्क्वायर, और चार्ज का क्या होता है? IT। सॉल्व कर लो, m अकेले है, L और L स्क्वायर हो जाएगा L3, t-2 ऊपर से ये नीचे वाला t ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो t-2 t-1 t-3, ठीक है, और i-1 हो जाएगा।
हो गया, ये प्रूफ भी हो गया। चलो ये तीनों पॉइंट नोट करो, फिर हम लोग बात करेंगे कि फ्लक्स पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, चलो हो गया। जल्दी लिखिए नोट नंबर 4, मतलब पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, यानी फ्लक्स पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। इसको समझाते हैं डायग्राम से। जैसे मान लो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के लॉन्ग ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के लॉन्ग है, इसमें कोई सरफेस हम डालें, इसका भी डायरेक्शन वाई के लॉन्ग है ना? तो बताओ फ्लक्स क्या होता है? फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। एरिया यहाँ पे ऐसे है तो ऐसे ले लो, ए रहेगा तो ए ले लेना। ठीक है, अरे पूरे बॉडी का एरिया ले रहे हैं, एलिमेंटल लेंगे तो ds लगा देंगे। डॉट माने कॉस थीटा, कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? फील्ड भी ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर, दोनों सेम डायरेक्शन में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ES, तो ES क्या आया? पॉजिटिव आया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब फील्ड के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। मान लो इसी केस में हम फील्ड को नीचे कर देंगे, फील्ड को नीचे कर देंगे, तो मान लो फील्ड अगर नीचे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को निगेटिव वाई में कर लो, ठीक है ना? एरिया कोई भी ले लो, कोई भी एरिया ले लो जो लेना है, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? E और S का डॉट प्रोडक्ट, डॉट माने कॉस थीटा, और कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। एरिया वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, कॉस 180 माइनस लो निगेटिव आ गया, यानी फ्लक्स पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। यानी यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, ओके। इसका बीच वाला वैल्यू भी होगा, मतलब जीरो। निगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या आएगा? जीरो। तब जब फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे हो। ठीक है, फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे हो। तो मान लो फील्ड को हम x के लॉन्ग कर दिए, फील्ड को किधर कर दिए? x के लॉन्ग कर दिए, और एरिया वेक्टर जो है वो, एरिया वेक्टर किधर है? मान लो एरिया वेक्टर, ओके, परपेंडिकुलर। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लक्स E डॉट एस, डॉट माने कॉस थीटा, कॉस 90। अरे भाई फील्ड x के लॉन्ग है, हाँ, इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, कॉस 90 जीरो, तो फ्लक्स जीरो भी होगा। ठीक है ना? यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो होगा। मतलब फ्लक्स एरिया, फील्ड और दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है ना? सिंपल। फ्लक्स क्या है? E डॉट एस, डॉट माने कॉस थीटा, डॉट माने कॉस थीटा, तो थीटा क्या है? ये दोनों के बीच का एंगल है, एंगल बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा। अब सोचो यहाँ पे 3 नोट और बनेगा कि पॉजिटिव फ्लक्स का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब हुआ, जीरो फ्लक्स का क्या मतलब है। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब हो गया कि फ्लक्स सरफेस से निकल रहा है, नेगेटिव फ्लक्स मतलब सरफेस पे गिर रहा है, और जीरो फ्लक्स मतलब ना फ्लक्स इंसिडेंट हो रहा है ना लीव हो रहा है। तो लिखिए नोट में, इसको कहाँ लिखिए? नोट में लिखिए बाय पॉजिटिव फ्लक्स, नोट नंबर ABC कर लो यहाँ पे, बाय पॉजिटिव फ्लक्स, है ना, बी अंडरस्टैंड, बाय पॉजिटिव फ्लक्स बी अंडरस्टैंड, बाय पॉजिटिव फ्लक्स बी अंडरस्टैंड फ्लक्स इज लिविंग फ्रॉम द सरफेस, वो सरफेस को छोड़ेगा, निकलेगा बाहर क्यों? लिविंग फ्रॉम द सरफेस। क्लियर? बाय नेगेटिव फ्लक्स, बाय नेगेटिव फ्लक्स बी अंडरस्टैंड, नेगेटिव फ्लक्स से हम लोग क्या समझेंगे, है ना? फ्लक्स इज इंसिडेंट, फ्लक्स इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस,
कुछ समझ में आ रहा है बात? अरे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगा, तो फ्लक्स पॉजिटिव है मतलब वो सरफेस से ओरिजिनेट होगा, मतलब लीव करेगा, सरफेस को छोड़ के बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निगेटिव पे टर्मिनेट होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा, मतलब सरफेस पे आएगा। क्लियर? और सी बाय जीरो फ्लक्स बी अंडरस्टैंड, जीरो फ्लक्स से क्या समझेंगे, है ना, फ्लक्स इज नीदर इंसिडेंट, ना वो सरफेस पे गिरेगा, नॉर लीव, ना सरफेस से निकलेगा, नॉर लीव फ्रॉम द सरफेस। क्लियर? ओके, तो हम लोग इस पे अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे। सब अच्छे से पढ़ के रहिएगा। पॉजिटिव फ्लक्स मतलब सरफेस से फ्लक्स निकलेगा, मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की ओर निकलेगा। नेगेटिव फ्लक्स मतलब सरफेस पे गिरेगा, मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स गिरेगा। और परपेंडिकुलर, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। जीरो फ्लक्स का मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एरिया वेक्टर को छूते हुए निकल जाएगा, है ना उस पर इंसिडेंट होगा, ना वहाँ से लीव होगा। बात समझ में आ गई? अच्छे से लेक्चर को देखिए। अगला लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्वेश्चन करेंगे और गॉसेस लॉ का बात करेंगे। तो मिलते हैं नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।